अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर स्टार्टिंग पैथोलॉजी ऑस्पी ब्लॉक 9। सिलेबस के अंदर आपके इसके ऑस्पी के कोई प्रैक्टिकल मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, बट 2 ऑस्पी के स्टेशन हैं पैथोलॉजी के ब्लॉक 9 के अंदर। वाइवा का स्टेशन कोई भी नहीं है, तो उन 2 स्टेशन की प्रिपरेशन के लिए आपका जो सिलेबस होगा, एक तो आपने पास्ट ऑस्पीज प्रिपेयर करनी है। आई विल हेल्प यू प्रिपेयर ऑल द सिलेबस। पास्ट ऑस्पीज हम लोग करेंगे, हम लोग एक्सरेज करेंगे। एक्सरेज आपको आ सकते हैं जो बहुत पर्टिकुलर चेस्ट एक्सरेज हैं, जिसमें निमोथोरिक्स है, फ्यूजन है, हीमोथोरिक्स है, निमोनिया है, टीबी है। ये 4-5 डिजीज़ के हम करेंगे। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकते हैं। और हम लोगों ने करनी है रॉबिन्स की पिक्चर्स। आपके 3 चैप्टर्स हैं सिलेबस के अंदर, ब्लड वेसल्स वाला, हार्ट वाला और लंग्स वाला। हम 1 बाय 1 इन तीनों चैप्टर्स की रॉबिन्स की जो पिक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर एक वीडियो हम पास्ट ऑस्पीज पर बना लेंगे, और फिर हम लोग जो है वो एक्सरेज को कवर करेंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह आपके दोनों स्टेशन में फुल मार्क्स आने के जो है वो 100% चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सारा कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने लंग्स की जो रॉबिन्स की पिक्चर्स हैं वो डिस्कस करनी है। लेट्स स्टार्ट। अब पहली पिक्चर में ये आपके लंग्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, और उसकी 3 कंडीशंस दिखाई हुई हैं, ठीक है। अब दीज आर बेसिकली वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्वायर्ड एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस क्या होता है? लंग कोलैप्स होता है। अब आपको इन तीनों तस्वीरों में देखें तो लंग किसी ना किसी तरह कोलैप्स नजर आ रहा है, और उसकी रीज़न क्या क्या हो सकती है? एक हो सकता है रीजॉर्प्शन, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ मसला हुआ, ठीक है, और उस एरिया में मसले की वजह से वो वाला एरिया जो है वो रिजॉर्ब हो गया इनटू द, यानी ये वाला एरिया सारा इस तरफ इकट्ठा हो गया ड्यू टू दिस पैथोलॉजी। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीजॉर्प्शन। इसकी वजह से एटिलेक्टेसिस हो सकता है। ये पिक्चर आ सकती है और वो पूछेंगे आपसे कि ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, तो आप बताएंगे एटिलेक्टेसिस है। फिर वो बताएंगे इसकी कॉजेज क्या क्या होती हैं, तो आप बताएंगे इसमें रिजॉर्प्शन हो रही है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है। फिर कंप्रेशन दिखाई हुई है ड्यू टू प्लूरल इफ्यूजन है, हीमोथोरिक्स है, कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है ऐसी जगह पर, तो उसकी वजह से जो बाकी लंग का एरिया है वो कंप्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से भी लंग कोलैप्स हो सकता है। उसको हम कंप्रेशन में लेबल करेंगे। और अगर कोई इंजरी हुई, टीबी हुआ, कोई और डिजीज़ हुई जिसकी वजह से वहाँ इंजरी हुई, उसके बाद हीलिंग हुई, कैल्सिफिकेशन हो गई, वहाँ फाइब्रोसिस हो गया, वो एरिया सख्त हो गया, हार्ड हो गया। अब वो सारे एरिया जब वहाँ पर कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोसिस बेसिकली एक्सेसिव डेपोजिशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स, तो जब कोलेजन फाइबर्स वहाँ डिपॉजिट होते हैं तो कोलेजन की प्रॉपर्टी होती है कि आफ्टर बीइंग फॉर्म्ड दे कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एरिया को इकट्ठा कर लेते हैं अपनी तरफ, तो वो सारी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस तरह की अपीयरेंस आएगी लंग की, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लंग कोलैप्स की कॉजेज़ को शो कर रहा है। उसके बाद आज ये वाली पिक्चर है जिसमें दिखाया हुआ है, अगर आप इसमें ये सारे एल्वियोलर स्पेसेस हैं जिसमें एक तो आपको इतना सारा ब्लूइश चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारी ब्लूइश, इसका मतलब है इसमें न्यूट्रोफिलिक और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट है, ठीक है। और अगर आप इसमें देखें तो ये हाइलिन मेम्ब्रेन्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली शोइंग डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज। एल्वियोलाई के अंदर देखें कितनी, एक तो इनके ल्यूमेन के अंदर चीज़ें भरी हुई हैं। हाइलिन मेम्ब्रेन्स आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी एल्वियोलर स्पेस है, और अगर एल्वियोलर स्पेस के ऊपर किसी जगह पर आपको ये पिंक इकट्ठी हुई हुई चीज़ नज़र आ रही है, जैसे इस एरिया में है, इस एरिया में है, उसके अलावा यहाँ पर है, दीज आर हाइलिन मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और ये ARDS में होती हैं, विच इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। कुछ एल्वियोलाई इफ यू कैन सी यहाँ पर कोलैप्स हुए हैं, जैसे ये वाला थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है, ये वाला बड़ा है, और ये वाला बिल्कुल कोलैप्स हुआ पड़ा है। यहाँ पर एक एल्वियोलाई था वो कोलैप्स हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर एल्वियोलर कोलैप्स भी नज़र आ रहा है, और कुछ एल्वियोलाई डिस्टेंड है, एंड मैनी आर लाइंड बाय हाइलिन मेम्ब्रेन्स, जो कि उन्होंने एरोस से शो की हुई है। इस पिक्चर में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ की पिक्चर है, इसमें ये एरोस क्या शो कर रहे हैं, और इसमें क्या और आप चीज़ नोट कर रहे हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि ये ARDS की हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है जिसमें एरोस हाइलिन मेम्ब्रेन्स को शो कर रहे हैं, और इसमें क्या नज़र आ रहा है कि कुछ एल्वियोलाई कोलैप्स कर चुके हैं और कुछ एल्वियोलाई स्टिल डिस्टेंडेड हैं, ठीक है, और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट है। That's all about the depiction of this picture. नेक्स्ट पिक्चर पर चलें तो ये तो बहुत सिंपल सी है। इसके अंदर क्या शो किया हुआ है, आपको एसिनस लेबल किया हुआ है। एसिनस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टिल द एंड ऑफ एल्वियोलस। वो सारा एसिनस होता है, पूछ सकते हैं वाइवा के अंदर। तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल आता है, एल्वियोलर डक्ट्स आती हैं, एल्वियोलर सैक आते हैं, और फिर एल्वियोलाई आते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद इसमें एम्फिसीमा की टाइप्स लेबल हुई हुई है कि अगर ये वाला एरिया इन्वॉल्व हो, विच इज़ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इन्वॉल्व हो, सॉरी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इन्वॉल्व हो, तो उसको हम सेंट्री एसिनर एम्फिसीमा कहते हैं। वहाँ पर अगर डायलिटेशन होगी है, एल्वियोलाई की सरफेस एरिया कम हो गया, उसको हम सेंट्री एसिनर एम्फिसीमा कहेंगे। अगर पूरा एरिया इन्वॉल्व है एक्सेप्ट द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके आगे से एल्वियोलर डक्ट, सैक, एल्वियोलस, ये सब कुछ इन्वॉल्व है, तो उसको हम पैन एसिनर एम्फिसीमा कहेंगे, ठीक हो गया। तो ये उसकी कुछ टाइप्स बताई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद इस पिक्चर पर आ जाएं तो ये आपको लेबल किया हुआ है। ए पिक्चर जो है, दिस इज शोइंग सेंट्री एसिनर एम्फिसीमा, ठीक है। दीज आर एक्चुअली योर एल्वियोलर स्पेसेस, ठीक है, और ये एम्फिसीमेटस डैमेज को शो कर रहा है। डायग्राम्स की रॉबिन्स के अंदर कैप्शंस लाजमी पढ़ा करें। आपसे ऑस्पी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो वही होती है जो उस कैप्शन में मेंशन होती है, उसमें बहुत आपको अच्छे से उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया होता है। सो मस्ट रीड दैट दोज डिस्क्रिप्शंस। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो सराउंडेड बाय, ठीक है, बहुत कोई अच्छी अप्रिसिएशन नहीं है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा साथ में ऐसी डायग्राम्स को कंटिन्यूसली
कंटिन्यूसली देखते रहेंगे ना तो फिर याद रहेंगी ये, अदरवाइज ये आपको भूल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है सराउंडेड बाय रिलेटिवली स्पेयर्ड एल्वियोलर स्पेसेस। ये जो है हमारा फर्स्ट वाला पिक्चर, दिस इज शोइंग सेंट्री एसिनार, ठीक है। इसमें बाकी सारी अगर आप देखें तो स्पेसेस छोटी छोटी अपनी अपनी सही सही जगह पर है, बट ये जो एरिया यहाँ वाला जो इन्होंने एरो से जो कि यहाँ डायलिटेशन हुई हुई है, एल्वियोलर स्पेसेस बड़ी हुई हुई है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। सो दिस इज शोइंग योर सेंट्री एसिनार एम्फीसीमा। और अगर आप ये वाली पिक्चर को कंपेयर करें तो इसमें ओवरऑल सब सारी ही आपको स्पेसेस बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं। सो दिस इज शोइंग पैन एसिनार एम्फीसीमा, जिसमें एल्वियोलर सैक भी इन्वॉल्व है और एल्वियोलर डक्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दिस इज योर दिस डायग्राम। अगली डायग्राम पर चलें तो ये लंग की बड़ी डिफ्यूज्ड आपको डिस्ट्रक्टिव पैटर्न नजर आ रहा है। ये जो आपको लंग के ऊपर ये जो बुलास नजर आ रही है ना, ये बहुत टिपिकल फाइंडिंग है एम्फीसीमा की। सो दिस इज बुलस एम्फीसीमा और नोट द लार्ज सब प्लूरल बुला, ये सारे प्लूरा के बिल्कुल नीचे दीज आर सब प्लूरल बुलास, ठीक है। और ओवरऑल लंग में भी एम्फीसीमा हुआ है, बट इसमें पर्टिकुलरली पिक्चर में बुलस एम्फीसीमा शो किया है। अगली डायग्राम पर चलते हैं जी। इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है कि देखें, जब आपको कोई डायग्राम नज़र आए ना और उसमें बहुत ब्लूइश चीज़ें हों, अब जैसे इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा ब्लूइश चीज़ें हैं, तो इसका मतलब अगर वो चीज़ आपको पता है कि ये किसी लिम्फॉइड नोड्यूल की नहीं है, ऐसी जगह की नहीं है जहाँ WBCs और लिम्फोसाइट्स बहुत एक्सेस में होते हैं, तो फिर आपके जहन में फर्स्ट चीज़ यही आनी चाहिए कि ये यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है। अब वो इन्फिल्ट्रेशन न्यूट्रोफिल्स की हो सकती है, लिम्फोसाइट्स की हो सकती है। तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि वो क्या है तो आप WBCs की इन्फिल्ट्रेशन लिख सकते हैं। और मोस्टली एक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक TB है तो उसमें आपके लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पर भी मुझे बहुत ब्लूइश पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर आप गौर से देखें तो दिस इज शोइंग ब्रोंकस फ्रॉम एन एस्थमेटिक पेशेंट शोइंग गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया। अब यहाँ पर ये जो गॉबलेट सेल्स हैं इनका हाइपरप्लेजिया हुआ है, ये आपकी रेस्पिरेटरी म्यूकस थी। अब देख रहे हैं आप ये गॉबलेट सेल्स हैं जिनका स्टेन वॉश आउट हुआ है, जिन पर इस टाइम मेरा कर्सर है, और ये कितने ज़्यादा इनका नंबर हुआ है, ठीक है। ग्रीन एरो, ये देखें ग्रीन एरो शो कर रहा है गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया को, और सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस जो ब्लैक एरो है आपका, इफ़ यू कैन सी ये वाला, ठीक है। अब ये जो पूरी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पूरी एपिथेलियम थी जो डार्क ब्लूइश कलर में है, इसके अंदर गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया हुआ है। इसके नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो पूरी पिंक मोटी सी डिमार्केटेड लाइन नजर आ रही है, दिस इज शोइंग, ये बहुत बारीक होती है, ये नजर नहीं आती नॉर्मली। यहाँ पर ये इतनी प्रोमिनेंट नजर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकती है। उसके बाद अगर आप देखें तो क्योंकि ये एस्थमा ब्रोंकस का है, तो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, इयोसिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन, क्योंकि एस्थमा के अंदर बेसिकली इयोसिनोफिल्स, क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो वो इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है जो कि येलो एरो शो करें। ये देखें, ये सारे ब्लू इयोसिनोफिल्स हैं, और मसल हाइपरट्रफी हुई हुई है। ये सारे आपके मसल्स हैं जो हाइपरट्रफीड हुए हुए हैं, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है। आप देख रहे हैं ल्यूमिन कितना साथ लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर एस्थमेटिक पेशेंट का ब्रोंकस। उसके बाद आ जाए जी लंग पिक्चर। अब ये लंग अगर आप देखें तो दिस इज ब्रोंकिएक्टेसिस इन अ पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अंदर ना बेसिकली ये लंग कट किया हुआ है, और इस कट किए हुए लंग के अंदर आपको कहीं ब्रोंकस की ओपनिंग नजर आ रही है, नहीं आ रही। दिस इज शोइंग कि ब्रोंकस जो है वो इतना कोलैप्स किया हुआ है। अब इसके अंदर आई थिंक इसको जिस लेवल पर कट किया गया है, इफ यू कैन सी, तो लंग ट्रांसप्लांटेशन कट सर्फेस ऑफ लंग शोज मार्कली डिस्टेंडेड पेरिफेरल ब्रोंकाई लाइंड विद म्यूकोप्यूरुलेंट सिक्रीशंस, ठीक है। ये वाला आई थिंक ये ब्रोंकस के लेवल पर है, और वो कोलैप्स हुआ है, इसलिए हमें वो जो है वो पेटेंट नज़र नहीं आ रहा, और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट का अंदर दिखाया हुआ है। ये डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ अपेरेंट नहीं है, ठीक है। अगली डायग्राम पर चलते हैं। यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया, वैसे इंटरस्टिशियल डिजीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, बट देख लें पिक्चर को क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आपको एल्वेलर स्पेसेस ये देखें साइड में बहुत कम नज़र आ रही हैं, बेसिकली इंटरस्टिशियम नज़र आ रहा है। तो इंटरस्टिशियम डिजीज़ के अंदर आपने ये नोट करना है कि डायग्राम के अंदर इंटरस्टिशियम वाला पोर्शन नज़र आएगा। दूसरी बात ये कि द फाइब्रोसिस मोर प्रोनाउंस्ड इन द सब प्लूरल रीजन, यहाँ ये प्लूरा लाइन की हुई है, ठीक है। तो उसके नीचे वाले एरिया में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस है, जो पिंकिश इतनी डार्कनेस हुई हुई है ना, ये सारी फाइब्रोसिस को शो कर रही है, ठीक है। यस, दिस इज अबाउट दिस डायग्राम। अगली डायग्राम पर चलते हैं। इसके अंदर ये भी वही है, इसमें फाइब्रोब्लास्टिक फोकस विद फाइबर्स रनिंग पैरेलल टू सरफेस एंड ब्लूइश मिक्सॉइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये सारा ब्लूइश एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। हनी कॉम्बिंग इज प्रोमिनेंट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पर ये जो पैटर्न है दिस इज हनी कॉम्ब अपीयरेंस, बट स्टिल ये इंटरस्टिशियल है तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में आपके ये इंक्लूड नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगली डायग्राम पर आ जाएँ तो ये भी आपकी इंटरस्टिशियल डिजीज़ में से आता है, इसको भी हम स्किप करते हैं।
जनरल जो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जो आपकी अब इसके अंदर देखें तो ये ब्लैकिश आपको चीज़ें नज़र आने लग गई हैं। तो ये भी इंटरस्टिशियल डिजीज़ है बेसिकली, एंथ्राकोसिस को कहते हैं। कोल्ड वर्कर्स के अंदर कोल्ड डिपोजिशन होने लग जाती है लंग इंटरस्टिशियम के अंदर। इसको हम फाइब्रोसिस की वजह से ये डेपोजिशन बाद में फाइब्रोसिस हो जाता है तो हार्ड हो जाती है वो जगह। तो दिस इज शोइंग मैसिव फाइब्रोसिस इन अ कोल्ड वर्कर। ठीक है, ये अब सिलिकोसिस है। ठीक है, थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। इसमें सिलिका डिपॉजिट हो जाता है, जो सिलिका इंडस्ट्री में लोग वर्क कर रहे होते हैं। और इसमें स्कारिंग, जो कि फाइब्रोसिस इज आल्सो नोन एज स्कारिंग, उसकी वजह से वो जिस एरिया में वो डिपोजिशन होती है वहाँ पर फाइब्रोसिस होती है, वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस हो जाता है, तो वो वाला एरिया लंग का जो है वो कोलैप्स भी कर जाता है। नोट द प्लूरल थिकनिंग। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली प्लूरा नज़र नहीं आती नॉर्मली। यहाँ पर देखें प्लूरल लाइनिंग कोई बहुत प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आ रही, बट यहाँ पर थिक हो गई है, तो प्लूरल थिकनिंग भी हो जाती है उस एरिया के अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर भी देखें बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस है। अब ये देखें पिंक एक्सेसिव पिंक इज इंडिकेटिव ऑफ फाइब्रोसिस। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक और चीज़ बताई है। अब यहाँ पर सिलिकॉटिक नोड्यूल्स मिलकर अब ये भी सिलिकोसिस को ही शो कर रहा है। अगली डायग्राम पर चलते हैं। दिस इज एस्बेस्टोस रिलेटेड प्लूरल प्लेक्स। अब ये एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं उनके लंग किस तरह के होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आए तो दिस इज़ एन एस्बेस्टोस बॉडी। ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई वी आर स्किपिंग दिस। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। सार्कोइडोसिस भी सिलेबस में नहीं है। दिस इज टिपिकल पिक्चर ऑफ सार्कोइडोसिस। ठीक है, सार्कोइडोसिस में भी ग्रेनुलोमास बनते हैं लाइक टीबी, बिल्कुल टीबी जैसी होती है, बट इसमें टीबी में केजियस नेक्रोसिस होती है ग्रेनुलोमास के अंदर। सार्कोइडोसिस में नॉन केजियस नेक्रोसिस होती है, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास होते हैं। ठीक है, ओके। और ये ब्रोंकस की पिक्चर दिखाई हुई, लंग की पिक्चर नहीं है। लंग की पिक्चर में एल्वेओलर स्पेसेस नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, जैसे ये लंग की पिक्चर है, अब इसमें एल्वेओलर स्पेसेस नज़र आ रही है ना। दिस इज, अब इसमें देखें कितनी ब्लूनेस है लंग में। नॉर्मल स्लाइड देखिएगा आप, मैंने यहाँ लगाई नहीं है, उसमें इतनी ब्लूनेस नहीं होती। ठीक है, तो इसमें इतनी ब्लूइशनेस नज़र आ रही है। इसका मतलब इसमें फिर YWBC का इन्फिल्ट्रेट है, और यहाँ पर ये इओसिनोफिल्स जैसे हैं। पिछली हमने जो पिक्चर देखी थी उससे मिलते जुलते हैं। सो दिस इज, अगर ब्रोंकस में होता है तो हम उसको एस्थमा कहते हैं, क्योंकि एस्थमा लंग की डिजीज़ नहीं है, वो ब्रोंकस की डिजीज़ है। ब्रोंकियल एस्थमा होता है। और वही पिक्चर अगर आपको लंग एल्वुलाई में नज़र आ रही है तो इट वुड बी हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। ठीक है, ये भी इंटरस्टिशियम में है बेसिकली, लूजली फॉर्म्ड इंटरस्टिशियल ग्रेनुलोमास एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, इसमें भी अब देखें, इसमें तो पूरी एल्वेओलर स्पेसेस ख़त्म हो गई हैं। इंटरस्टिशियम पूरा इतना ज़्यादा उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो गई है मैक्रोफेजेस की, और एल्वेओलर स्पेसेस के अंदर के बहुत थोड़ी सी एल्वेओलर वॉल्स नज़र आ रही है। ठीक है, और सारा इंटरस्टिशियम भरा हुआ है। ठीक है, ये